जैसा हम सोचते हैं वैसे ही हमारे माइंड को मैसेज मिलता है। बिल्कुल। तो मैं जब तक नेगेटिव थी तो वो नेगेटिव होता जा रहा था, लेकिन जब मैंने सोचा कि नहीं मुझे ठीक होना है हम्म। तो फिर वो मैसेज मिलने लगा। और उसके लिए मैंने भी एफर्ट लगाए, अपना माइंडसेट चेंज किया, अपनी डेली रूटीन चेंज किया, अपनी डिजायर सबसे जरूरी है इसमें कि डिजायर होनी चाहिए आदमी की। बिना डिजायर वो कुछ हाँ, नहीं कर सकता। बिल्कुल, बिल्कुल। और मैंने एक्सेप्ट किया कि मेरे को ये ट्यूब के साथ ही अब रहना है, लेकिन चाहे ट्यूब के साथ ही, लेकिन हूं तो सही में। तो दोस्तों, स्वागत है आपका वी ट्रांसफॉर्म शो में। शो जहां पे हम मिलते हैं रियल लाइफ ट्रांसफॉर्मर्स से, वो लोग जो परिवर्तित हुए, क्योंकि हम ये बिलीव करते हैं कि परिवर्तन का और ट्रांसफॉर्मेशन का कोई सही समय नहीं होता। आप ना जल्दी है ना लेट है, कभी ना कभी आपको अगर परिवर्तित करना है तो आप कर सकते हैं। और इसी इंस्पिरेशन को, इसी प्रेरणा को ढूंढने के लिए हम मिलते हैं उनसे जो ट्रांसफॉर्म हुए। आज हमारे बीच हैं मिसेस मधु व्यास, जो एक ब्रीदिंग वॉरियर हैं। कोर्स इस नाम में थोड़ी क्यूरियोसिटी है, पर इसके बारे में हम उन्हीं से जानेंगे कि क्यों वो ब्रीदिंग वॉरियर हैं और उनकी क्या कहानी है। मधु जी ने जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे। उन्होंने अपनी पूरी दुनिया को अपनी आंखों के सामने बिखरते हुए देखा है, पर इन सब के बाद भी वो अपने आप को समेट पाई, एक दृढ़ निश्चय करके जीवन को जीने की चाह रख के आगे बढ़ी। और आज वो बहुत कुछ कर रही हैं, लोगों को प्रेरणा दे रही हैं, खुद भी एक अच्छी ज़िंदगी जी रही हैं और उनको भी सिखा रही हैं जो ऐसी स्थिति से गुजरते हैं। मधु जी 100% यानी कि 24 आवर्स ऑक्सीजन सपोर्ट पे रहती हैं। इसके बावजूद भी उनकी एनर्जी देखने लायक है। तो दोस्तों, बुलाते हैं मिसेस मधु व्यास को। सो मधु व्यास जी, स्वागत है आपका हमारे शो पे। नमस्कार। थैंक यू नमस्ते। पलक जी मेरे को बुलाने के लिए। थैंक यू आपका हमारे इस छोटे से वर्क प्रोग्राम में आने के लिए मधु जी। और मुझे बहुत खुशी है कि आपने अपना समय निकाला, आपने आज ये वक्त दिया ताकि हम आपसे बात कर सकें। मैं आपके पोस्ट देखता रहता हूँ और आपको मैं फॉलो करता हूँ, और बहुत इंस्पिरेशन मिलती है आपसे ये सब कुछ सुन के जो आप शेयर करती हैं। और मुझे हमेशा से लगता था कि आपकी कहानी को डिटेल में बताना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, मेरे ऑडियंस के लिए बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, मैं बता दूं कि कैसे हमारी मुलाकात हुई। मधु जी द सर्कल ऑफ लेजेंड से जुड़ी हुई हैं, और पीछे कुछ महीनों में काफ़ी एक्शन हुआ वहाँ पे, और वहाँ हमारी मुलाकात हुई। इनकी बेटी इनको बहुत सपोर्ट करती है, उनका नाम स्वाति है, और स्वाति बहुत एक्टिव मेंबर थी द सर्कल ऑफ लेजेंड्स की। हमने काफ़ी काम किया साथ में, और तभी मैंने इनके बारे में जाना, और तभी से मैं इंस्पायर होता रहा हूँ। डेली कुछ ना कुछ ऐसी इंस्पिरेशन मिलती है जिसे सुन के लगता है कि हम भी कर सकते हैं। तो ये कहानी बताने के लिए मैं लाया हूँ। थैंक यू सो मच, आप आई हमारे बीच। मधु जी, शुरुआत करते हैं आपकी कहानी से। तो कुछ अपने बारे में बताइए, कैसे आपकी कहानी की शुरुआत हुई। मेरा नाम मधु व्यास है। मैं जयपुर राजस्थान में रहती हूँ। मैं जी। 65 ईयर्स ओल्ड हूँ। सितार में मैंने एमए किया है। मैं अच्छा। पीएचडी भी कंटिन्यू कर रही थी, लेकिन हम्म। मैंने हार्ड वर्क से 7 ईयर्स उसमें भी वर्क किया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली डिग्री नहीं मिली मुझे। अच्छा, पीएचडी की। जी। ओके। और मेरे 2 बच्चे हैं, अच्छा। मेरे प्यारे सुंदर से। मैं जब 18 साल की तो मेरी मैरिज हो गई थी, और मेरी लाइफ बहुत अच्छी थी। ओके। मैं बहुत खुशहाल, हार्ड वर्कर और बहुत एंजॉय करने वाली लेडी थी। ओमनी हम्म। प्रोवाइडर थी। किसी का भी ओके। कोई भी काम करता था सबसे पहले मैं उसमें आगे होती थी। चाहे वो किसी का अच्छा। शादी ब्याह हो, चाहे किसी की हम्म। बीमारी हो या कुछ भी हो। हॉस्पिटल भी ओके। 24 आवर्स में उनकी सेवा करती थी। कोई वाह। भी घर में प्रॉब्लम होती थी तो तुरंत मुझे बुलाते थे कि दीदी फटाफट आ जा। तो हम्म। इस तरह से मेरे लाइफ चल रही थी। हम्म। और मेरे हस्बैंड का पोस्टिंग बाहर था। मैं अच्छा। अकेले उनका पोस्टिंग रूरल एरिया में रहता था, तो मैं बच्चों के साथ जयपुर में रहती थी। क्या और करते थे? वो एनफोर्समेंट इंस्पेक्टर थे। एनफोर्समेंट इंस्पेक्टर। हाँ। ओके। तो गांव में उनका पोस्टिंग होता था, तो हमने डिसाइड किया कि हम जयपुर में घर लेके यहाँ हमने घर खरीदा।
और यहाँ बच्चों को हम्म। लेकर मैं यहाँ बच्चों के साथ रहती थी इनकी स्टडीज के लिए। अच्छा। हाँ, और फिर बच्चे दोनों बड़े होते गए, पढ़ते गए, मैं भी इनके हम्म। साथ अपनी लाइफ, इनको पढ़ाने में, और जितने भी ऑफिशियल वर्क्स होते हैं, क्योंकि मेरे हस्बैंड सैटरडे संडे आ पाते थे, जी। तो वो सारे ऑफिशियल वर्क्स हैं। तो मैंने तब तक मैं, ऐसा नहीं था कि मैं बाहर फ्रिक्वेंटली जाऊं या कुछ करूं, हमारे घर में ऐसा हम्म। नहीं था, लेकिन मैंने, तब मेरे हस्बैंड ने मुझे सारा कुछ सिखाया। मेरी जो हम्म। आज वाली लाइफ है ये सारी मेरे हस्बैंड की देन है। उन्होंने मुझे इतना हम्म। बोल्ड बनाया कि कोई भी काम हो तो उसमें डरना नहीं है, करना है। तो मैंने सारे ऑफिशियल वर्क, कहीं भी आना जाना, कोई जी। कन्वेंस नहीं, बसों में जाना आना सब कुछ करती थी। अच्छा। बच्चों के स्कूल में एडमिशन, इनको सब्जेक्ट क्या दिलाना है, इनके एग्जाम्स है तो इनकी स्टडीज, पेरेंट्स हम्म। मीटिंग, और कोई भी तरह की कोई स्कूल प्रॉब्लम्स हो या हम्म। ऑफिस की हो, एलआईसी कराना है, बैंकिंग का काम है, ये सब कुछ मैंने किया। वाह। और वैसे ही मैं अपने बच्चों को भी सिखाती गई। मधु जी, मैंने सुना है आपने इंटरनेशनल ट्रैवल भी किया था उस टाइम पे। बिल्कुल। मेरी उसके मदर बारे को में कुछ लेके, बताइए। हाँ जी, मैं अपनी मदर को लेके और ऑस्ट्रेलिया गई थी अपने भाई के पास, मेरे भाई हैं वहाँ डॉक्टर, मैं उनके पास अच्छा। गई। 6 मंथ तक मैं वहां पर रही। मैंने बहुत एंजॉय किया खूब। मैं म्यूजिक से हूँ, आपको बताया मैंने, तो वहाँ हमारी बहुत म्यूजिक पार्टीज होती थी। अच्छा। घूमना फिरना, और खूब एंजॉय किया मैंने वहां पर। उसके बाद मैं अच्छा। ऑस्ट्रेलिया से अकेली आई वापस। ऑस्ट्रेलिया से अकेले? हाँ, हालांकि डर बहुत लग रहा था कि हम्म। किस तरह से मैं जाऊंगी अकेले, लेकिन मैं पहुंच गई वो लोगों के साथ में जो थे उनसे यूं हेल्प लेके। और तो मैं डर किस बात का लग रहा था आपको? अकेले कभी ट्रेवल नहीं किया था इंटरनेशनल। अच्छा। यहाँ ठीक तो है। मैंने बहुत ट्रेवल किया था बच्चों के एडमिशन को लेके, हर जगह हम्म। गई हूँ मैं, हैदराबाद, बेंगलोर, बॉम्बे, जी। एवरीवेयर। लेकिन हम्म। इंटरनेशनल नहीं गई थी, तो मुझे लग रहा था कि मुझे नहीं मालूम पड़ेगा कि कौन से एरो उस पे प्लेटफॉर्म पे जाना है, क्या करना है, किधर से हम्म। मेरे को मेरी फ्लाइट पकड़नी है वापस। तो वो थोड़ा सही डर बात। लग रहा था, लेकिन वो अरेंज कर लिया मैंने पूछ पूछ के। वाह। वाह। क्या बात है। वेरी नाइस। तो ये तो बहुत ही अच्छा आपका एक 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 सेंटर ऑफ अट्रैक्शन थी आप, जैसे कि कोई भी पार्टी हो रही है, गैदरिंग हो रही है, सब कुछ सेटल करना, अरेंज करना और सारी चीज़ें खुद करना। देखिए, जब हस्बैंड बाहर हैं तो एक तरह से आप एज अ सिंगल मॉम सारी सर्विसेज, सारी चीज़ें आपको, आपके ऊपर जिम्मेदारी आ जाती है। हाँ तो मधु जी, आपकी काफ़ी लंबी मेडिकल हिस्ट्री भी रही है, और इसकी शुरुआत कैसे हुई? जी, हाँ, मेडिकल हिस्ट्री इस तरह से रही कि एक बार चेंज ऑफ वेदर में मेरे को प्रॉब्लम होती थी। मेरे को हम्म। बचपन से टाइफाइड बहुत होता था। अच्छा। एवरी ईयर मेरे को टाइफाइड होता था, काफी टाइम तक मुझे रहा ऐसे, सात हम्म। आठ साल तक ऐसा हुआ कि एवरी ईयर में टाइफाइड होता था। जी। लेकिन वो ये कि ट्रीटमेंट करवा देते थे, और फिर उसके बाद ऐसा नहीं था वहाँ की कि मतलब ये हो क्यों रहा है, ये कारण पता करा जाए। पहले ऐसा कारण क्या होता है? नहीं था एक्चुअल में, ना डॉक्टर्स कुछ हम्म। बताते थे, बस वो उस टाइम मेडिसिन दे देते थे। हम्म। उसके बाद मेरे को एक बार होली जब आई, तो होली के टाइम में मेरे को डस्ट से मुझे प्रॉब्लम होती थी अच्छा। बहुत ज्यादा। और जी। यहाँ तो डस्ट बहुत ज्यादा होती है, और एनवायरनमेंट भी ऐसा रहता है कि नीचे जो लोग रहते थे वो लोग लकड़ियां जलाते थे, धुआं भी होता था बहुत। ओके। तो वो सब इफेक्ट करता था। लेकिन हम्म। ऐसे किसी मतलब नॉर्मल लाइफ है सबकी, तो मैं भी ऐसे ही रहती थी। जी। उसके बाद मेरे को एक बार ब्रोंकाइटिस हुआ, तो मैं हॉस्पिटलाइज हुई। उस टाइम मेरे जी। ऑक्सीजन लगा था, लेकिन उस टाइम हम्म। वो बस जो महीना भर का दवाई का पीरियड चला वो दिया उन्होंने, और उस उन्होंने कुछ भी नहीं बोला, बोल बस अब ठीक हुआ, नो प्रॉब्लम। जी। जी। जी, किस साल की बात है? ये है 84 की। 84? ओके, या 84। जी। मेरा बेटा 1 1.5 साल का था, हम्म। तब की बात है। और जी। उसके बाद कई बार ऐसा हुआ कि जैसे मैंने कुछ इस तरह का काम कर लिया अगर डस्ट का, हम्म। तो मेरे को वो फिर होता था। ऐसे एक दो बार ओके। फिर हुआ है। अच्छा। हाँ, और लेकिन बस वही है कि मेडिसिन ले ली और ठीक हो गए, तो ध्यान ही नहीं दिया। ना काम तो में लग गए मैंने ध्यान वापस। दिया, ना घर वालों ने ध्यान दिया, ना कोई डॉक्टर्स ने इस तरह से बोला कि ये सीरियस इशू है, और ऐसा हम्म। कुछ नहीं हुआ। उसके बाद जी। ये चलता रहा, फिर धीरे धीरे मेरे को घुटने में बहुत दर्द होने लगा। अच्छा। तो सन 2010 की बात है कि मैंने
मेरे घुटने में बहुत ज्यादा पेन था, मैं हिल भी नहीं पा रही थी। अच्छा। तो मेरे हस्बैंड मेरे को डॉक्टर के यहाँ दिखाने लेके गए। तो वो जी। डॉक्टर जो थे प्राइवेट किसी डॉक्टर को दिखाने गए थे किसी के रेफर से, तो उन्होंने मुझे एक बोला कि आपका जो है ये टेस्ट करा के आना, और अभी आपको हम्म। इतना पेन है तो मैं आपको, वो दशहरे का दिन था एक्चुअल में, अच्छा। दिवाली आने वाली थी, तो उसने बोला कि मैं आपको एक इंजेक्शन लगा देता हूँ, हम ऐसे में एक इंजेक्शन लगाते हैं। तो हम्म। उस टाइम मैं कभी ऐसे हाँ नहीं भरती हूँ, लेकिन उस टाइम ऐसी सिचुएशन थी कि मेरे हम्म। हस्बैंड ने, हमने सोचा कि ठीक है लगवा लेते हैं, अगर फर्क पड़ता है तो डॉक्टर बोल रहे हैं तो हमने, लगवा लेते हैं। हाँ, तो उसने हमको एक इंजेक्शन लगाया और हम्म। फिर हम घर आ गए। अच्छा। उसने बोला ये सब टेस्ट करा के, और अब दशहरे के बाद जब खुलेगा सारी, तब आप आइए। तो हमने कहा ठीक है। तो वो हम्म। 5-7 दिन के गैप के चक्कर में मैंने वो इंजेक्शन लगवा दिया। घर आए तो ओके। साथी ने बोला मम्मी आपने इंजेक्शन कैसे लगवाया ऐसे, कहीं वो स्टेरॉइड तो नहीं था। तो हम्म। मेरे को भी टेंशन हुई, मैंने कहा हाँ ये बात तो सही है। फिर मैंने हाँ। पूछा डॉक्टर से, तो उन्होंने बोला वो तो स्टेरॉइड था। अच्छा। हाँ, तो इस तरह से ये हुआ। फिर मैंने दिखाया, तो उन्होंने दवाइयाँ मेरे को लिखी। ऐसे मैं हम्म। दिखाती रही, डॉक्टर से दवाई लिखते रहे और कंटिन्यू में दवाई लेती रही। वो बोले दवाई तो अच्छा। आपको लेनी पड़ेगी हमेशा। ओके। तो मैं फिर दवाई लेती रही। और जब मुझे घर ऐसा होने लगा कि फीवर आता था बहुत, जी। रोज शाम को बदन गर्म रहता था, तो बोलते थे कि ये अर्थराइटिस में रहता ही है आपको, ऐसा अच्छा। ऐसा होता है। फिर उन्होंने जो मेडिसिन दी, तो मेरे को ऐसे घुटन होती थी घर में, सांस ओके। में लेने में। तो मैं ऐसे भाग के घर के बाहर गेट पे जाती थी, खुली हम्म। हवा में जाती थी, तो मुझे थोड़ा अच्छा लगता था। तो जी। मैं कई बार ऐसे कहती थी कि मेरे को अंदर घुटन हो रही है, मैं बाहर जा रही हूँ। और मैं हम्म। गेट पर खुली जाती थी या बाहर पोर्च में बैठ जाती थी। हम्म। तो ये सब सिम्टम्स थे, लेकिन ये हम्म। और अलार्मिंग भी थे, लेकिन मैंने ध्यान नहीं दिए। और डॉक्टर को ओके। भी जिस मैं कहती थी, तो वो भी ये कहते थे कि हो जाता है, सही कुछ नहीं है, हम्म। हार्मोन में चेंज है, वो है, ऐसे कह के डॉक्टर अपनी जी। लैंग्वेज में बता देते थे। इस तरह से चलता रहा। फिर मेरे को प्रॉब्लम ज्यादा हुई, तो मेरे को हम्म। हॉस्पिटलाइज कराया। ये बात है जी। सन 15 की। 14 में तो मैं 2000। वापस आई ऑस्ट्रेलिया से। और उसके 2015। हाँ, तो उस अच्छा। टाइम में मेरे को फिर हॉस्पिटलाइज करा गया। डॉक्टर ने बोला आपको शायद फाइब्रोसिस हो रहे हैं, तो आप हम्म। ये टेस्ट कराओ। तो मेरे को चंडीगढ़ भेजा अच्छा। बायोप्सी के लिए। मैं चंडीगढ़ भी हम्म। गई, मेरे बच्चों ने अरेंज किया सारा, और हम लोग अपॉइंटमेंट लेके चंडीगढ़ गए, वहां से हमने बायोप्सी जी। कराई। लेकिन उस टाइम उन्होंने हम्म। बोला कि कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा। तो हमने भी सोचा चलो ठीक है। हम्म। उसके बाद वही नेग्लेक्ट करते गए। मेरी मदर हम्म। बीमार हो गई, फिर मेरी मदर एक्सपायर हो गई। अच्छा। तो उस फॉर्म में चले गए। उसके बाद ओ। मेरे को फिर बहुत प्रॉब्लम हुई। हमारे घर के पास में कंस्ट्रक्शन हो रहा था, हम्म। तो मेरे को बहुत, बिल्कुल बाजू वाला घर था वो पूरा डिसमेंटल होके हुआ था। तब मेरे को अच्छा। बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने लगी। तो सांस डॉक्टर को लेने में दिखाया। दिक्कत। हाँ, प्रॉब्लम। अच्छा। तो डॉक्टर ने फिर मेरे को एडमिट कर दिया, बोले कि इनको ऑक्सीजन लगेगा। और फिर उन्होंने हम्म। सारे पूरी रिपोर्ट्स देखी और बोला कि इनको कंस्ट्रक्शन साइड से हटाया जाए। अच्छा। तो फिर वो, तो हम, मेरे बेटा कोलकाता रहता, हम उसके पास चले गए। हम 2-3 महीने वहां रहे, फिर हम यहाँ आए वापस। तो हम्म। यहाँ आके फिर वहां भी मैं हॉस्पिटलाइज हुई जाती, कोलकाता में अच्छा। भी 20 दिन हॉस्पिटलाइज हुई। इसके बाद हम वापस जयपुर आए, तो बच्चों ने बोला कि नहीं, इन्होंने वहीं पे बोल दिया था मम्मी घर चेंज कर लेंगे जाके, क्योंकि वो कंस्ट्रक्शन तो अभी होता रहेगा। तो फिर हम्म। इन्होंने घर चेंज किया। हमने अपना जो खुद का घर था वो छोड़ के हम किराए के घर में आके यहाँ रहे, जिससे कि ओपन एयर मिले और खुला खुला हो, और कोई कंस्ट्रक्शन की प्रॉब्लम ना हो। तो हमने घर शिफ्ट किया अपना। हम्म। उसके बाद डॉक्टर्स को दिखाया। यहाँ आके फिर मेरे हस्बैंड का एक्सीडेंट हो गया था। ओह, कब हुआ ये? ये हुआ सन 17 में। 16 में हमने 17 में। शिफ्ट किया यहाँ पर, इस घर में। अच्छा। 17 में अच्छा। उनका एक्सीडेंट हो गया अप्रैल में। ओह। तो उनको, उनकी 5 जगह से वो फ्रैक्चर हो गया था। मैं उनके साथ लगी रही उनके साथ। 1 महीना तक तो मैंने बहुत मुश्किल से किया, क्योंकि हम्म। उनका सब कुछ मुझे ही करना था। जी। लेकिन उसके बाद मुझे प्रॉब्लम होती थी सांस लेने में बहुत ज्यादा। एक दिन क्योंकि रात आपको को प्रॉब्लम चल ही रही थी, आपकी प्रॉब्लम चली पहले गई से। थी मैं। हाँ। एक दिन रात को अचानक ऐसा हुआ कि मेरी तबीयत, मुझे लगा कि अब मुझे सांस ही नहीं आ रही है।
अच्छा। तो हमने घर भी यहाँ शिफ्ट किया था, तो किसी को जानते भी नहीं थे। फिर किसी हम्म। से रिक्वेस्ट करके मेरे हस्बैंड के पास बिठाया, कि उनको भी अकेला नहीं छोड़ सकते। हम्म। तो स्वाति मेरे को हॉस्पिटल लेके गई, और हम हॉस्पिटल गए तो रात को 10 बजे हम हॉस्पिटल गए, इमरजेंसी में एडमिट रहे। 2:30 बजे हम्म। उन्होंने हमको बोला कि अब आप यहाँ से जाएं। ऑक्सीजन लगा रहा तब तक। तो फिर उन्होंने बोला कि आपको ऑक्सीजन तो हमेशा लगेगी, आप ऑक्सीजन का अरेंज करें। तो इसने वहीं ओह। से फिर अरेंज करा ऑक्सीजन का। उनसे पूछ के अभी कहाँ से कैसे करना है, और अपने भैया को बोला, और वो नेक्स्ट डे मॉर्निंग में आ गया, और ये लोग सिलेंडर लिया है घर पे। लेकिन तब तक मैं घर पे भी सिलेंडर कंटिन्यू नहीं लगाती थी, मुझे लगता था कि ये हट जाएगा थोड़ी हम्म। प्रॉब्लम। तो मैं जैसे काम करती रहती थी आगे, और फिर मेरे को दिक्कत होती थी तो मैं जाके वापस ऑक्सीजन लगा लेती थी। तब हम्म। तक मैं 24 आवर्स पे नहीं थी। लेकिन फिर धीरे धीरे ड्यूरेशन बढ़ता गया, एक अच्छा। घंटा फिर 2 घंटा, फिर 5-6 घंटे, और अब 24 आवर्स पे मैं ऑक्सीजन पे हूँ। 24 आवर्स। या दिन रात। बाप रे। मैंने बोला उनसे, डॉक्टर्स ने, भाई मुझे क्यों हुआ है, तो उन्होंने हम्म। बोला कि ये दवाइयों के साइड इफेक्ट है जो आप आर्थराइटिस के लेते थे। ओह। जो क्योंकि आर्थराइटिस की दवाई ली आपने उसका साइड इफेक्ट है जो साइड लंग्स में कुछ डैमेज हुआ और ये लंग्स डैमेज कर सिचुएशन। दिए आपके। बताइए। तो ये तब डॉक्टर ने नहीं बोला कि आप इतनी टाइम मत लीजिए, ये हम्म। इसके साइड इफेक्ट है। और ना हमने भी सोचा, उन्होंने बोला नहीं दवाई तो लेनी पड़ेगी जिंदगी भर अब आपको। तो मैंने भी सोचा यही सॉल्यूशन है, दर्द है तो। काफ़ी लंबी काफ़ी लंबी एक मेडिकल हिस्ट्री है और ना मेरे ख्याल से कई बार हॉस्पिटल जाना एडमिट होना और वापस आना अपने आप में बहुत टायरिंग है। मतलब हाँ मैं मैं लाइफ में 2 बार एडमिट हुआ हूँ, मुझे 2 बार डेंगू हुआ और उसके लिए मुझे एडमिट होना पड़ा, तो मुझे तो मैं तो हाथ जोड़ लिए कि भगवान ना करे किसी को हॉस्पिटल आने की ज़रूरत पड़े, इसलिए एडमिट होने की ज़रूरत पड़े। हर सही एक बात है। एक्सपीरियंस डिफ़िकल्ट होता है और बड़ी मैं भी हिम्मत भगवान को चाहिए। हाथ जोड़ती हूँ कि किसी को हॉस्पिटल नहीं जाना पड़े। जी जी। वो और हॉस्पिटल में भी आजकल। इतनी इतनी वो प्रॉब्लम्स की, जैसे कैलुंडा लगाते हैं उसमें, हाँ बिल्कुल। इंजेक्शन लगा दिया तो उसमें। हाँ राइट। तो ये जो है ये तो मतलब एक 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 रूटीन हो गई आपकी, हमें दिन भर अगर आपको ऑक्सीजन लगाए रखना है तो उसको निकाल के काम नहीं चलता, हमेशा चाहिए होता है। हाँ बिल्कुल, हमेशा लगाए रहना था। अगर जैसे थोड़ी भी देर हटा दी तो वो ड्रॉप अप कर जाता है, और सांस हम्म। नहीं ले पाती। तो हमने घर में कंसंट्रेटर ले रखा है, हम्म। ऑक्सीजन सिलेंडर ले रखे हैं बैकअप के लिए। जी जैसे जी। लाइट चली जाए तो फिर वो भी जरूरत है। और हम्म। एक पोर्टेबल सिलेंडर ले रखा है हॉस्पिटल जाने के लिए। अच्छा। हम्म। मतलब अभी इनफैक्ट आजकल जो सिचुएशन हुई कोरोना वायरस के सेकेंड वेव में कई लोगों ने इस ऑक्सीजन और ऑक्सीजन सिलेंडर और कंसंट्रेटर की दुनिया के बारे में जाना नहीं, तो आम जिंदगी में कहाँ इससे मुलाकात किसी की होती है। ऑक्सीजन ब्रीदिंग और ये लंग्स, इनके बारे में कोई आम जनता जानती नहीं थी। ये तो बिल्कुल। कोविड एरा में 11 महीने से लोग जानने लगे हैं। जी लेकिन जी। उसको पहले भी कई लोग हैं, लाखों लोग हैं जो इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। जी। तो मधु जी ये बताइए उन्होंने कि आपका ये जो प्रोसेस इतना लंबा रहा, इतना लंबा बीमारी का पीरियड चला और मेरे ख्याल से जब बीच में आपके हस्बैंड भी आपको छोड़ के चले गए, वो भी एक जी इंसिडेंट हाँ, हुआ था। ये किस साल का था? ये सन 18 की बात है। मेरे हस्बैंड बहुत सपोर्टिंग थे, मेरा बहुत सपोर्ट करते थे, वो मेरी बहुत हेल्प भी करते थे। हम्म। और जब मैं बीमार हो गई तो हमेशा मैं करने वाली, सबके लिए मैं करती थी। और वो मेरा, हम्म। सब लोग ये मेरा काम करते थे। जी। और मेरे हस्बैंड बहुत ज्यादा ध्यान रखते थे। और मैं जब बीच में कंडीशन ऐसी हो गई थी मेरी कि मैं खुद डिप्रेस हो गई थी, और मुझे अपने आप से होप खत्म हो गई थी। जबकि मैं अच्छा। ऐसी नहीं हूँ, मेरी भी बहुत स्ट्रांग है, मैं हम्म। हमेशा फुल रहती हूँ। लेकिन उस कंडीशन में ऐसी हो गई थी कि मेरे को भी हम्म। फिर धीरे धीरे ऐसा लगने लग गया कि अब मैं नहीं बचूंगी। अच्छा। हाँ, मेरी ये कंडीशन हो गई थी। और मेरे जो भी रिलेटिव्स, मेरे पीहर यहीं पे है, मेरे भाई और जो भी मेरे रिलेटिव आते थे, सब देख हम्म। के मतलब मेरी ये कंडीशन उनको ये बर्दाश्त ही नहीं होती थी। क्योंकि जी। उन्होंने मेरे को हमेशा ऐसे ओमनी प्रोविडर एकदम एंथुसियाज्म में देखा है। हम्म। तो वो मेरी कंडीशन देख के वो भी ऐसे बहुत वो वो हो जाते थे। इसके बाद मेरे हस्बैंड मेरे को बोलते थे कि हिम्मत रखो, मैं बोलती थी उनको कि भी अब आप लोग अपनी लाइबिलिटी लो,
सारे घर की जिम्मेदारियां मेरे पे, क्योंकि मुझे लगता था कि इन लोगों को तो कुछ भी पता नहीं है, सारा काम मैं करती हूँ, सब जी। पेपर सेपर से मेरे पास है, और मैं अगर मेरे कुछ हो गया तो ये लोग कैसे करेंगे। तो मैं ऐसे हम्म। गुस्सा, और मेरे को बहुत गुस्सा आने लग गया था उस टाइम में, चिड़चिड़ी हो गई थी हम्म। मैं बहुत। सब बर्दाश्त करते थे ये लोग। तो बोलते कि मैं उनको बोलती थी कि आप ये लाइब्रेरी संभालो, देखो वो चीज वहां पड़ी है, वो चीज वहां पड़ी है। तो ये लोग बोले ऐसे क्यों हम्म। बोल रहे हो आप। तो मेरे हस्बैंड हमेशा हम्म। बोलते थे मैडम आप घबराओ मत, आप तो हमारे घर की ताकत हो, सब ठीक हो हम्म। जाएगा, आप तो एकदम जी। शेरनी हो। तो फिर थोड़ी हिम्मत आती थी, पर फिर मेरे को इतनी ज्यादा खांसी थी कि मैं सो नहीं पाती थी होल नाइट। और मेरी अच्छा। वजह से मेरे घर का कोई भी शख्स नहीं सो पाता था, कि वो खांसी कंटिन्यू आना। और मैं बिल्कुल बेहाल हो जाती थी, जैसे अब नहीं है मेरे में जान बिल्कुल। ये लोग भी नहीं सो पाते थे, देख के भी ऐसी हालत में कैसे सोऊं। सब हाँ। बैठे रहते थे। फिर हम्म। मेरे को, और मैं मतलब धीरे धीरे ये कंडीशन हो गई, मैं लेट के नहीं सो पा रही हूँ, ट्वेंटी अच्छा। फोर आवर्स बैठे हूँ। अब 24 आवर्स ट्वेंटी बैठे हैं, फोर आवर्स बैठे बैठे। बैठे बैठे सो तो भी ऐसे ही हूँ, आगे मसनद तकिया लगा के, उस पे सिर हम्म। लगा के थोड़ी सी देर सो पाती थी। ओके। दो दो सिलेंडर लगे हुए हैं मेरे पर, मेरे को फिर भी सांस नहीं आती थी। एक हम्म। कंसंट्रेटेड मशीन लगाते थे, एक ऑक्सीजन सिलेंडर लगाते थे, दोनों से मेरे को ऑक्सीजन आ रही थी, लेकिन मेरे को वो भी सफिशिएंट नहीं थी। और घर में हम्म। इतना पास में, मेरे 2 कदम पे वॉशरूम है, मेरे पास जो कमरा मेरा, वहां तक जाने में भी मेरे को 10 मिनट कम से कम वापस कॉपअप होने लग जाते थे। मेरी आंखें ऐसे ऊपर चढ़ जाती थी, होठ नीले पड़ जाते थे, हाथ नीले हो जाते थे ऑक्सीजन की कमी बाप रे। से, और जी। बिल्कुल बेहाल हो जाती थी। तो काफी ये मुश्किल कंडीशन मेरी परिस्थिति थी। है। तो मुझे लगता था कि मैं नहीं बचूंगी, तो मेरे हस्बैंड मेरे को बोलते थे कि नहीं ऐसा मत सोचो अब। और हुआ ये कि भगवान ने हमारी पूरी परीक्षा ली, और उसी टाइम मेरे हस्बैंड हमको छोड़ के चले गए। ओह। सो सॉरी। जब लोगों को बताया गया तो लोगों ने, किसी को विश्वास नहीं हुआ, सब बोले कि ये गलत बोल रहे हैं, बच्ची शायद ठीक नहीं है अभी इसलिए ऐसे बोल रही है, हम्म। इसकी मम्मी के कुछ हुआ होगा। इवन तो मेरे घर वालों ने भी विश्वास नहीं किया, सबने सोचा कि मुझे कुछ हुआ होगा। ये चीज़ होती है, जैसे कि आपकी एक मेडिकल हिस्ट्री चल रही है, तो जैसे ही कोई बुरी खबर आ रही है, ऐसा कुछ न्यूज़ आता है, तो लोगों को लगता है अरे वो काफ़ी समय से बीमार चल रहे थे तो शायद हाँ, उन्हें कुछ हो गया हो। और हाँ, यहाँ तो दूसरी ही चीज़ हो गई। सही बात है। लेकिन वो कहते हैं ना कि हिम्मत भगवान दे देता है उस टाइम। जिस टाइम मेरे हस्बैंड की तबीयत खराब हुई, हम्म। तो मेरे हस्बैंड दूसरे रूम में थे, इनफैक्ट जहां भी मैं बैठी हूँ वहीं पर थे, अच्छा। और मैं दूसरे रूम में थी। जब स्वाति ने उनसे बोला, उन्होंने स्वाति को आवाज लगाई, वो स्वाति को प्यार से गुड्डा कहते थे, हम्म। और ये भाग के आई। तो इसने बोला डैडी क्या हुआ क्या हुआ, ऐसे जोर से बोला, तो मुझे लगा पता नहीं क्या हो गया। मेरे जी। में इतनी हिम्मत आ गई कि मैं अपना कंसंट्रेटेड खींच के और जी। भाग के यहाँ आ गई इस रूम में, एक बंदे को कॉल करके कि आप तुरंत आ जाओ, इनकी तबीयत खराब है। उस टाइम वो कहते हैं अच्छा। वो आपको दे देता है कि मेरे में इतनी शक्ति भी आ गई और दिमाग भी चल गया, कि मैंने तुरंत उस आदमी को कॉल किया हम्म। और कंस्टेंटली खेद के यहाँ आ गई। तो इसने बोला भी कि मम्मी आपकी तबीयत खराब है, इनका कुछ नहीं, बैठ गई कुर्सी पे। फिर मैंने उनसे पूछा भी क्या हुआ है, तो उन्होंने बोला मेरा हम्म। बहुत जी घबरा रहा है और उनकी बहुत तबीयत खराब। उनका स्वाति, मैंने उनकी सिम्टम्स देखे, मुझे लगा तुरंत हॉस्पिटल ले जा। तो व्हील ओके। चेयर हमारे पास हमेशा मेरी वजह से घर में रहती थी, हम्म। व्हील चेयर मंगाई। एक हमारी मेट थी, वो और ये मिलके फटाफट हॉस्पिटल ले गए। ओके। 15 आवर्स उन्होंने फाइट की। ओके। नेक्स्ट मॉर्निंग जो है सुबह स्वाति से बात की उन्होंने, स्वाति ने बोला हम्म। डैडी भैया मम्मी आ रहे हैं, हम्म। लेकिन मैं गई जब तक नहीं थी। वेट नहीं किया उन्होंने। उनकी शांति मिले उनको, उनके लिए प्रार्थना है। तो मधु जी, ये आपकी लाइफ में परिवर्तन कब आया? कहाँ से आया परिवर्तन? जब मेरे हस्बैंड हमें छोड़ के चले गए, तो मेरा पूरा घर बिखर गया, जी। मेरे बच्चे और मैं भी पूरे ग्रेव सॉन्ग में चली गई। मुझे लगा ही नहीं कि अब कोई लाइफ मेरी है, मैं बिल्कुल लाइफ से होप्स खो चुकी थी। बच्चों की कंडीशन ये थी कि एक तो मेरी ऐसी कंडीशन, ऊपर से जी। सडनली ऐसा होना, हम्म। ये सब सहन ही नहीं कर पा रहे थे। एकदम जॉम्बी की तरह इधर उधर घूम रहे थे, और 24 इंच का ये टेंशन रहता था कि मम्मी को कुछ ना हो जाए, मम्मी को कुछ नहीं हो जाए।
ये डर मेरी जाते हैं, एक जो डर समा जाता है ना कि जब बिल्कुल। ऐसी स्थिति में आप ऐसा वातावरण देख लेते हैं, तो एक घबराहट और डर आजकल बहुत लोग अनुभव भी कर रहे हैं इस तरह के डर का, जो जिनके घर से कोई हॉस्पिटल पहुंचता है, क्योंकि कई बार लोग वापस नहीं आ पाते। और मेरे ख्याल से यही एक डर बच्चों के अंदर भी आ गया होगा कि पापा को कुछ हो गया, कहीं मम्मी को कुछ हो गया तो हमारा क्या होगा। हाँ, और डर से ही एक्चुअल में सब कुछ जो कॉज है ना अभी जो चल रहा है उसका, और ये जो भी हम देख रहे हैं कि सब लोग घबरा घबरा के जा रहे हैं, वो डर से जा रहे हैं। तो डरना जी हमें नहीं चाहिए, बिल्कुल। हिम्मत रखनी चाहिए। लेकिन वो स्थिति ऐसी हो जाती है, क्या करें। हम्म। तो फिर मेरे बच्चे इस तरह से जोम्बी की तरह घूम रहे थे, और ये सब मेरे को कुछ न हो जाए, मेरे किस तरह से बेटर कर सकते हैं, किस अच्छे डॉक्टर को दिखाएं। इवन उन्होंने हम्म। मेरी लंग्स ट्रांसप्लांट की भी सोच ली थी, उसके लिए भी कर रहे थे, लेकिन वो हम्म। बॉडी एक्सेप्ट नहीं करती। जी। तो मतलब इनका पूरा टाइम अपने काम को छोड़ के और मेरे लिए रिसर्च में लगा था। ये नेट पे पूरा दिन यही देखते रहते थे कि कहाँ मम्मी को किस तरह से करें और मम्मी ठीक रहे। फिर एक हम्म। दिन इन्होंने मेरे को आके बोला कि मम्मी, 5 7 दिन ऐसे चलते रहे, फिर इन्होंने बोला मम्मी आप हमारे लिए बहुत जरूरी हो, आप अगर ठीक हो तो हम ठीक हैं, और सब कुछ हम्म। ठीक हो जाएगा, आप चिंता मत करो। तो मेरे को रियलाइज हुआ कि सही में अब इनके डैडी भी नहीं है, हम्म। तो इनके लिए मैं बहुत इंपॉर्टेंट हूँ। जैसा ये कह रही कि मम्मी आप हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो, तो मुझे अपना ध्यान रखना पड़ेगा, अपने आप को वापस बैकअप करना पड़ेगा। तो मैंने भगवान से प्रेयर की कि भगवान मेरे को शक्ति दे और मैं स्वस्थ करे, कि मैं हम्म। बच्चों के लिए रहूं। और फिर मैंने धीरे धीरे अपना जो, मेरी बॉडी ऐसी थी कि मैं हाथ अंगुली भी नहीं ला पाती थी। पास ओके। बैठे तो मैं बात करती, अगर पानी भी मांगू तो मैं पानी नहीं मांग सकती थी। मैं आज आपसे बात कर रही हूँ उतनी लगातार, हम्म। लेकिन तो मैं बोल नहीं पाती थी। मैं ऐसे नहीं कह सकती थी कि पानी पिला दो, अच्छा। मेरी आवाज यहाँ तक पास में बैठे बच्चे को नहीं सुन पाती थी। न मैं इशारा कर सकती थी कि पानी पिला दो। ओके। ये मेरी बॉडी की हालत हो गई थी। तो फिर मैंने धीरे धीरे अपनी एक एक अंगुली ऐसे हल्की हल्की लाना शुरू किया। अच्छा। ऐसे करके धीरे धीरे फिर 1 से 2, 2 से 4, ऐसे धीरे धीरे मैंने अपनी बॉडी को वो किया। सबसे पहले अपना माइंड सेट चेंज किया मैंने, बिल्कुल। बिल्कुल। कि मुझे मुझे लगता है जब आपने भगवान से प्रार्थना करी कि मुझे वापस से स्वस्थ कर दो, मुझे सही कर दो, तो शायद वो बात आपके सबकॉन्शियस माइंड को भी सुनाई दे रही थी। आपके बिल्कुल। अंदर जो विल पावर है वो भी सुन रहा था, और वहीं से जो परिवर्तन लाना आपने शुरू किया, आज हम ऐसे बैठ के आराम से बात कर रहे हैं। जैसा हम सोचते हैं वैसे ही जी। हमारे माइंड को मैसेज मिलता है। बिल्कुल। तो मैं जब तक नेगेटिव थी तो वो नेगेटिव होता जा रहा था, हम्म। लेकिन जब मैंने सोचा कि नहीं मुझे ठीक होना है, हम्म। तो फिर वो मैसेज मिलने लगा। और उसके लिए मैंने भी एफर्ट लगाए, अपना माइंडसेट चेंज किया, अपनी डेली रूटीन चेंज किया, अपनी डिजायर सबसे जरूरी है इसमें, कि डिजायर होनी चाहिए आदमी की। बिना डिजायर वो कुछ हाँ। नहीं कर सकता। बिल्कुल। बिल्कुल। और मैंने एक्सेप्ट किया कि मेरे को ये ट्यूब के साथ ही अब रहना है, लेकिन चाहे ट्यूब के साथ ही, लेकिन हूं तो सही में। जी। तो बहुत मैंने, बड़ी बात है। हाँ, तो मैंने एक्सेप्ट किया, मैंने डिजायर करी अपनी ये, कि मुझे रहना है बच्चों के लिए। और फिर मैंने अपनी विल पावर स्ट्रॉन्ग की, अपने माइंडसेट चेंज किया, अपनी डेली रूटीन चेंज किया। इस तरह से मैंने धीरे धीरे एक एक चीज की, स्टेप बाय स्टेप। हम्म। फ्रिक्वेंट हॉस्पिटल भी जाती थी, और हॉस्पिटल से घर और घर से हॉस्पिटल के अलावा कहीं कुछ नहीं। उसके बाद डॉक्टर्स ने मेरे को ये बोल दिया कि आप, एक बार मैं जैसे हॉस्पिटल से आई और मेरे घर वाले मुझसे मिलने आए, तो मेरे को हम्म। तुरंत वो लोग 1 2 घंटे रुके, और मैं शाम को मेरे को बुखार हो गया। अच्छा। तो डॉक्टर ने बोला कि बच्चे जब गए, डॉक्टर ने बुलाया इनको कि भाई क्या हुआ। पहले तो डॉक्टर ने दवाई दे दी कि आज रात को तो ये दो आप, और सुबह जब नहीं ठीक हुआ तो उन्होंने बोला आप फाइल लेके वापस आओ। परसों तो हम्म। डिस्चार्ज किया, आज बुखार कैसे हो गया। तो ये हम्म। तो पहुंचे वहां पे, तो इन्होंने बोला कि, बोले कि क्या हुआ था, तो इन्होंने बोला कि कुछ नहीं, मम्मी तो ठीक थी एकदम, और सब लोग आए थे और सब मम्मी अच्छे से बातें करी थी। तो डॉक्टर ने बोला कि सब लोग आए थे मतलब,
तो बोला कि मेरे मामा और उनकी फैमिलीज आई थी। तो बोला हम्म अच्छा कितने जने आए थे? बोले करीब 15 जने। तो डॉक्टर ने हम्म बोला कि आपने ये बहुत बड़ी गलती की, ऐसा नहीं करना चाहिए था। जैसे हॉस्पिटल में रखते हैं आइसोलेटेड, वैसे ही रखना था कि एक जना आया अच्छा बाहर चला गया, एक जना आया बाहर चला गया। ओके हाँ, तो इस तरह से नहीं करना चाहिए था, आप इनको आइसोलेटेड रखो। और उन्होंने डॉक्टर ने लिख के दे दिया कि इनको कोई इनसे मिले जुले नहीं। उसके बाद मेरा लोकल पीयर है यहाँ पर। मैं अपनी होली, दिवाली, भाई दूज, राखी सब वीडियो कॉलिंग पे करती हूँ। हम लोग मिलते नहीं है। ओ माय गॉड आप मिलते नहीं हैं किसी से मैंने 1.5 साल से किसी बाहर वाले का मुंह नहीं देखा ऐसे। बस वीडियो ओह कॉलिंग नहीं देखती हूँ। असली असली लॉकडाउन तो आपका है और आपके साथ आपकी बिटिया का तो अभी रियल लॉकडाउन लॉकडाउन में लॉकडाउन में सब इतने घबरा रहे हैं कि बाहर नहीं गए, बाहर नहीं गए। मैं अभी हम्म कुछ दिन पहले हॉस्पिटलाइज हुई हूँ 1.5 साल बाद। अच्छा तब मैं 465 डेज बाद बाहर गई हूँ। बाप रे 465 डेज के बाद आप बाहर गए ओ माय और मेरी गॉड डॉटर थी 90 डेज के बाद। ओके मुझे ये बताइए कि आपने ये जो अपने अंदर ये बदलाव लाया ये चेंज लाया उसके बाद से क्या बदला है क्या है जो आपके जीवन में आज आ गया है न्यू क्या है आपके लाइफ में जब मैंने अपना माइंडसेट चेंज किया और ये करने लगी, तो मेरे को धीरे धीरे मेरी बॉडी भी उससे एक्सेप्ट करने लगी, मैं ठीक होने लगी। मैं धीरे धीरे हम्म बेड से उठने लगी। फिर जी मैंने अपना खुद का काम खुद करना शुरू किया। मैं जैसे वॉशरूम हम्म जाती थी तो बच्चे पकड़ के ले जाते थे, तो मैं इनको बोलती थी कि नहीं, मैं अपने आप जाऊंगी। तो ये हम्म बोलते गेम नहीं जाओ आप कहीं। मैंने कहा नहीं, तुम खड़े रहो सामने, लेकिन मैं हम्म अपनी अब हिम्मत बनाऊंगी वापस। तो मैं ओके अपने आप जाने लगी। ऐसे धीरे धीरे हम्म मैंने किया। फिर मैं घर में कमरे के बाहर आने लगी। हम्म फिर नहाकर मैं पूजा में आने लगी। टेबल पे आके बैठ जाती थी, डाइनिंग टेबल पे। ऐसे अरे वाह धीरे धीरे मैंने शुरू किया। बालकोनी में बैठ जाती थी, हम्म खुली हवा में। और मैं सबसे ज्यादा सुबह उठते ही मैंने जो अपना नियम बना लिया मॉर्निंग रिचुअल का, कि जल्दी ओके उठना और मॉर्निंग हम्म रिचुअल्स करना है। तो उसमें भगवान को प्रेयर करना है, भगवान को थैंक्स करना है। अच्छा और उसमें मेडिटेशन, प्राणायाम, एक्सरसाइजेस, योगा, ओके ये सब मैं कंटिन्यू करती हूँ। तो मैं उस टाइम से लेके आज तक धीरे धीरे ग्रेजुअली 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट बढ़ा बढ़ा के अब मैं 2 ढाई घंटे डेली करती हूँ। 2 ढाई घंटे डेली। क्या बात है ये बहुत ही प्रेरणा देने वाली बात है हमें से कितने सारे लोग ये सोचते हैं कि सुबह उठेंगे कुछ करेंगे हेल्दी बनेंगे और अब हम आपकी कहानी सुन रहे हैं कि आप अपने इस एज में डेली उठ के 2 से ढाई घंटा अपने ऊपर लगा रही हैं आई थिंक रिजल्ट सामने है रिजल्ट आप हैं और ये बहुत बड़ा उदाहरण है तो सबके लिए बहुत सीखने के लिए ये है इसमें बहुत जरूरी है। आज मैंने वीडियोस भी बनाए हैं बहुत, कि चाहे अगर आपको समय नहीं मिले तो आप 5 मिनट ही करें। लेकिन और जी सबसे बड़ी बात है कि सांसों पे ध्यान कोई नहीं देता। मैं भी नहीं हम्म देती थी, मैं अपनी भी मानती हूँ कि सांस किस तरह से लेते हैं और कैसे छोड़ते हैं, ये कोई जी ध्यान नहीं देता। मैं अपने काम में इतनी बिजी होती थी तो शॉर्ट ब्रीदिंग करती थी। ये हम्म सब चीजें जो छोटी छोटी चीजें हैं, ये बहुत नुकसान करती हैं। तो ये हमेशा अच्छा ध्यान रखना चाहिए कि सांस लेते हैं तो हमारा पेट और छाती फूलनी चाहिए। सांस हम्म छोड़ते हैं तो ये अंदर जानी चाहिए। मैंने बहुत लोगों को देखा है जो उल्टा करते हैं। अच्छा बिल्कुल सांस किस तरह से सही तरीका ले है सांस लेने का, ये कोई बताता भी नहीं है, ना हमें सिखाता है। तो हम्म ये बहुत जरूरी है। मैं इसकी आजकल बहुत वीडियो बना रही हूँ। बहुत ज़रूरी है अब देखिए ना अभी हम बात कर रहे हैं शायद हमारे आधा घंटा हुआ बात करते करते इस बात के बीच में हमने पता नहीं कितनी बार सांस ली होगी और आप शायद कॉन्शियस होंगी उसके बारे में मैं कॉन्शियस नहीं हूँ मुझे इस बात का एहसास नहीं कि मैं सांस ले रहा हूँ वो शॉर्ट है कि अभी आपने बोला ना लॉन्ग ब्रीदिंग करनी चाहिए तो वाकई मैंने एक बार सांस भरी मुझे समझ में आया कि हाँ ये मैं भूल रहा था और हम में सब लोग यही कर रहे हैं भूल जाते हैं तो बड़ी बेसिक सी चीज़ है अभी देखिए एक छोटा सा कोरोना वायरस का जो वेव आया न जाने कितने लोगों को सांस की कीमत पता चल गई कि सांस कितनी कीमती हो सकती है सांस है लोगों तो ने आस है। सांस है तो आस है एक छोटी सी चीज और अगर शायद हम सब कॉन्शियसली सांस लें दिन में एक या दो बार तब भी बहुत फायदा है बहुत ज़्यादा कॉन्शियसली सांस लें और डीप ब्रीदिंग करें जरूर। डीप ब्रीदिंग करें बहुत ज़्यादा कॉन्शियसली, ज़रूरी जी जी चाहे थोड़े तो टाइम के लिए करें,
पर डीप ब्रीदिंग करें। और तीसरा, ब्रीथ को होल्ड करके भी रखें कुछ टाइम। इससे अच्छा। आपकी चेस्ट की जो वो है, फेफड़ों की ताकत बढ़ेगी। अच्छा। तो अभी बहुत जरूरी है ये सब करना। हम्म। तो बच्चे से लेके और बूढ़ों तक को ये करना चाहिए। ये बहुत ज्यादा देर अच्छी में बात करे बताई तो आपने। थोड़ी देर करे, पर करे जरूर। सांस लें, लंबी सांस लें, गहरी सांस होल्ड करें, और उसके बाद जितना होल्ड कर सकें और फिर उसको स्लोली छोड़ दें। ये बिल्कुल। बहुत ज़रूरी है। एक्सरसाइज करें कुछ भी नॉर्मली, जैसे अपने बॉडी मूवमेंट। बचपन में स्कूल में जैसे वो करवाते थे, पीटी। पीटी। तो वो हाँ। इसीलिए करवाते थे कि आपका पूरा बॉडी मूवमेंट हुए, हाथ पैर ऊपर नीचे हुए। आजकल तो सब बिल्कुल। रिमोट वाला लाइफ हो गई है, तो कोई कुछ नहीं होता है। सही बात है। मधु जी, मुझे ये बताइए कि अब आप क्या कर रही हैं, कैसे लोगों की मदद कर रही हैं, और ये ब्रीदिंग वॉरियर का जो आपने एक मुहिम उठाया है, ये क्या है? जी हाँ। तो मैं आपको बता रही थी कि जब मैं इतनी बीमार थी तो मेरा पूरा नेगेटिव माइंड था। तो मेरे माइंड को भी वही मिलता था जो मैं सोच रही हूँ। जी। माइंड और बॉडी का बहुत बड़ा कनेक्शन होता है। तो मैं जब ये सोचने लगी कि मुझे ऐसे करना है, उससे पहले हम्म। मैं बातें भूल जाती थी, कोई चीज भी मुझे याद नहीं रहती थी। कोई पूछता था वो चीज कहाँ है, मैं कहती मुझे नहीं मालूम। जबकि मेरा ये आज तक का रिकॉर्ड रहा है कि मैं इनको अगर कोई चीज बता रही हूँ, अंधेरे में भी कोई जाके देखेगा कि उस जगह में राइट में, लेफ्ट में, नीचे, ऊपर वो चीज मिलती थी। बिल्कुल। कॉन्फिडेंट अच्छा। थी। लेकिन वो धीरे हम्म। धीरे मेरी वो सब खत्म होने लग गई। मुझे कुछ भी याद हम्म। नहीं रहता था, मैं बोल रही क्या हूँ मुझे भी नहीं मालूम होता था। लेकिन जब मैंने हम्म। अपने आप को चेंज किया, तो मेरा माइंड थोड़ा सोचने लगा वापस। तब मैंने सोचा कि तब मैं मोबाइल, बच्चों ने मोबाइल में मेरे को ये व्हाट्सएप और एफबी और ये सब डाउनलोड करके दे दिया कि मम्मी हम्म। अपना माइंड थोड़ा इसमें डाइवर्ट करे। मैं उसमें हम्म। गेम खेलती थी, कैंडी क्रश। और अच्छा। तो मैं यूट्यूब और ये देखती थी, तो देख रही थी कि लोग बहुत सुसाइड कर रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे भी डिप्रेशन में जा रहे हैं। हम्म। और लोगों को कुछ समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है। तो मेरे को बहुत वो हुआ, मैंने कहा कि मैं तो आज ऑक्सीजन पे हूं, तो भी मैं ये नहीं सोचती कि मुझे नहीं रहना चाहिए। और ये बच्चे कैसा हम्म। सा काम कर रहे हैं। तो मैंने कहा कि मैं, मेरे जैसे और भी बहुत लोग होंगे जिनको बिल्कुल। भी नहीं मालूम होगा। और लोगों को ये हम्म। भी नहीं मालूम कि हमें प्रॉब्लम हो क्या रही है, ये ये बहुत भी नहीं बड़ी बात मालूम है। होता। हम्म। तो वो भी मैं बता सकती हूँ। दूसरा, जैसे मैं ट्यूब के साथ थी तो मुझे अपने आप को मैं हाइड करती थी, मैं किसी के अच्छा। सामने नहीं जाती थी। अगर कभी फोटो हम्म। खिंचानी तो मैं ये हटा के फोटो खिंचवाती थी। मैं किसी से मिलती हम्म। नहीं थी, मुझे शर्म आती थी कि मुझे ऐसे देख के लोग क्या कहेंगे। तो वो इस तरह से भी लोग अपने आप को छुपाते हैं। तो और फिर अगर हम हॉस्पिटल भी जाएं दिखाएं, तो कोई डॉक्टर जैसे बीपी टेस्ट करते हैं, शुगर टेस्ट करते हैं, ऐसे कोई हम्म। भी सांस का टेस्ट का कोई भी नहीं है इंडिया में। अच्छा। अभी आप हॉस्पिटल जाएंगे, आपको कभी भी आपको नहीं कहा होगा कि सांस कैसे चल रही देखें। कोई ऐसी हाँ। टेस्टिंग नहीं होता है। तो ये एक राइट। बहुत बड़ी कमी है। मैं अभी इस मुहिम पर हूँ कि मैं हॉस्पिटल में भी कहती हूँ और मैं वीडियो भी हम्म। बनाती हूँ कि ये होना बहुत जरूरी है। कि जिस तरह से और चीजों का टेस्ट होता है, सांस का टेस्ट सबसे पहले जरूरी है। अगर सांस ही हम्म। नहीं है तो हो ही नहीं आप। सांस है तो सही आप बात हो। है। बिल्कुल। तो ये एक, फिर मेरे को जब मैंने सोचा, तो मैंने सोचा मेरी तरह बहुत लोग होंगे जो इस हम्म। परेशानी से जूझ रहे होंगे। तो मैं जी। उनकी किसी तरह से मदद करना चाहती हूँ। तो मैंने सोचा कि जैसे वीडियो बने हैं ये लोगों के यूट्यूब पे, तो मैं भी इस तरह से हम्म। अपने जो एक्सपीरियंस है, जो मेरे साथ हम्म। हुआ है, अपने हम्म। अनुभवों के साथ मैं लोगों की मदद करूंगी। तो मैंने अपने अच्छा। बच्चों से बोला कि मैं लोगों की इस तरह से मदद करना चाहती हूँ। तो इन्होंने बोला ये तो बहुत अच्छी बात है मम्मी। तो हम्म। फिर हमने सोचा, तो कहते हैं कि जब आपको अच्छा काम करने की सोचते हैं तो रास्ते अपने आप लोग वैसे ही मिलने बिल्कुल। लगते हैं। 100%, ये मैं बिल्कुल विश्वास करता हूँ इस बात पे। जब आपके अंदर एक अच्छी चीज, एक सेवा करने का भाव आ जाता है, तो रास्ते वाकई मिल जाते हैं। जी, तो मुझे इसी तरह से लोग मिलते गए। और फिर मेरे को लैपटॉप बच्चों ने दिला दिया। तो लैपटॉप पे मैं अब देश विदेश में सब लोगों से बातचीत कर रही हूँ, मिल रही हूँ। हम्म। तो मुझे जरिया मालूम पड़ गया। पहले मैं सोच रही थी मैं किस तरह से करूंगी, लेकिन ये फिर हम्म। जरिया मालूम पड़ गया। तो मैंने अपने आप को चेंज किया। मैंने हम्म। डिजिटल मार्केटिंग सीखा,
अच्छा। हाँ। अरे वाह! तो डिजिटल मार्केटिंग का पूरा कोर्स किया आपने? हाँ जी। वाह! क्या बात है। वेरी नाइस, आई एम प्राउड ऑफ इट। थैंक यू। उसके बाद मैंने बच्चों की हेल्प से धीरे धीरे इसमें कंप्यूटर सीखना शुरू किया। हम्म। अब मैं पूरे सोशल मीडिया पे हूँ ओके। और मैंने बहुत इसमें सीखा है। जो टेक्निक्स मेरे ख्याल से आजकल बच्चे भी नहीं जानते होंगे, वो टेक्निक्स मैंने सीखी हैं। क्या बात है, वाह! अमेजिंग। और मैंने एक वीडियो देखी थी आप जिसमें कुछ रीड कर रही थी, तो आप कुछ पढ़ भी रही हैं, आप पढ़ती भी हैं? तो फिर मैंने, हाँ, मैं अपनी एक बुक लिख रही हूँ अभी इसी पे, जो अपने अच्छा। अनुभव हैं। और मैं पढ़ पे और रिसर्च भी कर रही हूँ कि मैं किस तरह से अपनी डिजीज, मैं साइंस से नहीं हूँ, मैं म्यूजिक से हूँ, मैंने आपको बताया। तो हाँ। मैंने स्टडी किया अपनी बॉडी के बारे में, अपनी डिजीज के बारे में। तो ये भी हम्म। करती हूँ और अच्छी बुक्स पढ़ती हूँ, मोटिवेट बुक्स पढ़ती हूँ। तो अब हम अच्छा। भागवत गीता करती हूँ। तो इस तरह से अपना टाइम भी अच्छा निकलता है, पॉजिटिविटी हम्म। आती है, और हम्म। माइंड जो है फर्टाइल रहता है। सबकॉन्शियस बिल्कुल। माइंड को चीज मिलती है कि हाँ, ये करेगी तो वो वैसा ही चलता है। मैंने आपको बताया, सही माइंड और में। बॉडी का बहुत बड़ा सहयोग है। तो बहुत आप ज़रूरी। जैसा और सोचोगे वैसा ही होगा। बिल्कुल, और ये सच है, बहुत बड़ा सच, कि जैसे एक एक शेर है कि कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कहीं ज़मीं तो कहीं आसमां नहीं मिलता। नहीं मिलेगा। हम किसी के पास भी 100% सब कुछ नहीं है, और जी। उस स्थिति में हमारे पास दो रास्ते हैं। एक, क्या नहीं है ये सोच के हम दुखी हो जाएं, या क्या है इसे देख के हम प्रभावित हों और कहें वाह बिल्कुल। भगवान आपने मुझे क्या कुछ दिया है। तो आपने जो दूसरा रास्ता चुना। विक्टिम बने या विक्टर बने, हम अपने आप को कोसते रहे कि मुझे ये क्यों हुआ है, मुझे क्यों हुआ है, मेरे पिछले जन्म हाँ। के कर्म है, ऐसे सोचे विक्टिम बने या विक्टर बने। हाँ। मैंने विक्टर बनना चुना। विक्टिम और विक्टर, आज की ये लर्निंग है मेरी, या तो विक्टिम बने या विक्टर बने। अगर दोस्त लोग आपसे सुन रहे हैं तो प्लीज़ ट्राई टू राइट इट डाउन, विक्टिम बने या विक्टर बने। तो आप विक्टर हैं और हम सब विक्टर बन सकते हैं, ये आपका मैसेज है। और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आपने इतना खुल के हमें ये सब कुछ बताया। और मधु जी, मुझे बहुत ज़्यादा इंतज़ार रहेगा आपकी बुक का। और हाँ, जब भी ये बुक आए आप मुझे बताइए, मैं प्रमोट करूँगा आपकी बुक अपने सोशल मीडिया पे। देखिए, मेरा मानना है कि कोई भी इनकेपेबिलिटी हुँ। इंसान को बांध नहीं सकती, उसको कमजोर नहीं बना सकती है। ये आप खुद को बनाते हो, आप आते हो अपने रास्ते में। यहाँ तो से ये आदमी बहुत। बनता है। अपना माइंड सेट आप पॉजिटिव रखें, ऐसे ही काम करें। जैसे रीडिंग में लगा लें, आपका शौक है उसमें लगा लें। अब मेरे को म्यूजिक का शौक है, मैं गाने गाती हूँ। अरे मैंने वाह! ऑनलाइन भी बहुत गाने गाए हैं। क्या बात है, क्या बात है। जी। तो मैं लोगों से पहले यही कहना चाहूंगी कि हिम्मत रखें, हौसला रखें, और घर में रहें, सेफ रहें, मास्क लगा के रहें। अगर बाहर जाना भी पड़े तो 2 गज दूरी बना के रहें। आप अपने लिए और अपने परिवार वालों के लिए बिल्कुल ध्यान रखें, हुँ। और खुश रहें, हर हाल वाह! में खुश रहें। मैं एक बात और बताती हूँ आलू जी आपको, कि अगर हम खुश रहते हैं तो हमें कभी भी गलत ख्याल नहीं आते, कभी भी हमारे घर का माहौल हेल्दी हो जाता है, जी। एनवायरनमेंट पॉजिटिव रहता है। तो उस सब के लिए बहुत जरूरी है कि आप पॉजिटिव रहें और पॉजिटिव बनाएं। वाह! जब मैं बीमार थी, ऐसे स्वाम में थी, तो मेरे बच्चों की, मैं और मेरे हस्बैंड की कंडीशन मैंने देखी है, उनके चेहरे देखे हैं। आपको अपने साथ साथ अपने जो साथ में रह रहे हैं लोग, चेहरा देख के मालूम पड़ जाता है। तो आपको उनका भी ख्याल रखना बहुत जरूरी है। ये लोग नहीं ध्यान रखते। कि मैं मानती हूँ कि बीमारी में आदमी चिड़चिड़ा हो जाता है, हुँ, लेकिन हुँ। दूसरे की कंडीशन को भी समझना चाहिए, और एक दूसरे को साथ देते हुए, ध्यान रखते हुए, एक फैमिली जैसे बॉन्ड बना के और काम करना चाहिए। वाह! एक दूसरे की खुशी का ध्यान रखना चाहिए। वाह! बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छी बात बताई है आपने। और इसे अगर हम फ़ॉलो करें तो वाक़ई ज़िंदगी कितनी खूबसूरत हो जाएगी। तो बहुत अच्छी बात हुई हमारी, बहुत कुछ सीखने को मिला आपसे। जाते-जाते आपसे कुछ सुनना चाहूँगा, अगर आप कुछ। बिल्कुल सुनाऊंगी आपको। मैंने अपने वीडियो में भी बताया है कि
तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है, तू चल तेरे वजूद की समय को भी तलाश है। वाह। तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है, तू चल तेरे वजूद की समय को भी तलाश है। बहुत सुंदर। जो तुझसे लिपटी बेड़ियां, समझ न इनको वस्त्र तू। जो तुझसे लिपटी बेड़ियां, समझ न इनको वस्त्र तू। ये बेड़ियां पिघाल के बना ले इनको शस्त्र तू। ये बेड़ियां पिघाल के बना ले इनको शस्त्र तू। तो खुद की खोज में निकल, तो किस लिए हताश है। चरित्र जब पवित्र है तो क्यों है ये दशा तेरी। ये पापियों को हक नहीं कि ले परीक्षा तेरी। ये पापियों को हक नहीं कि ले परीक्षा तेरी। तो खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है। तो खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है। जला के कर दे भस्म से जो क्रूरता का जाल है। जला के कर दे भस्म से जो क्रूरता का जाल है। वाह। तू आरती की लौ नहीं, तू क्रोध की मिसाल है। तो खुद की खोज में निकल, तो किस लिए हताश है। तू चल तेरे वजूद की समय को भी तलाश है। चुनर उड़ा के ध्वज बना, गगन भी कम कपाएगा। चुनर उड़ा के ध्वज बना, गगन भी कम कपाएगा। अगर तेरी चुनर गिरी, अगर तेरी चुनर गिरी तो एक भूकंप आएगा। वाह। अगर तेरी चुनर गिरी तो एक भूकंप आएगा। तो खुद की खोज में निकल, तो किस लिए हताश है। तू चल तेरे वजूद की समय को भी तलाश है। समय को भी तलाश है। समय को वाह, बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्रेरणादायक कविता है ये। थैंक यू आपको, आपने इतनी खूबसूरती से इसे हमारे बीच रखा, हमें शेयर किया और इंस्पायर किया हम सब। जब मैंने ये सोचा था कि मैं ये लोगों की मदद करूंगी, तो हमने मूवमेंट शुरू किया है, जिसमें मैं अपने अनुभवों और अपनी रिसर्च के हिसाब से मैं लोगों की मदद कर रही हूँ। मैं अपनी बुक भी लिख रही हूँ वाह। और मैं लोगों को 1-to-1 भी हेल्प करती हूँ, कॉल पे, अच्छा। कोरा पे और फेसबुक पे। जो भी क्वेश्चंस होते हैं, अभी यूट्यूब पे बहुत क्वेश्चन चल रहे हैं कि सिलेंडर को कैसे यूज करें, सिलेंडर के जो ये और इसके इक्विपमेंट्स हैं इनको कैसे यूज करें। बहुत लोग घबराए हुए हैं, बहुत डरे हुए हैं, तो उनको मैं रोजाना आंसर करती हूँ। इस तरह से मैं हेल्प कर रही हूँ। वाह, ग्रेट। तो ये बहुत ही अच्छी बात है। तो मैं एक काम करूँगा कि जो भी लोग इससे सुन रहे हैं वो कैसे मधु जी को फॉलो कर सकते हैं, कैसे इन्हें ढूंढ सकते हैं, इनकी लिंक्स मैं यहाँ शेयर करूँगा। आप इन्हें फॉलो करें। आप चाहें तो इनसे 1-to-1 भी कंसल्टिंग ले सकते हैं और इनके वीडियोस देख सकते हैं। प्लीज़ फाइंड दोज लिंक्स, फॉलो हर। बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है आपसे और बहुत ही प्रेरणादायक ये आपकी ज़िंदगी और जर्नी बनती जा रही है मधु जी। बहुत खुशी हो रही मुझे जान के। हाँ, आप भी बहुत अच्छा करें इन स्टोरीज को बाहर लाके, जिससे कि लोगों को ये मालूम पड़ेगा कि किस तरह से हम अपने आप को पावर में ला सकते हैं वापस, कैसे हम लोगों अपने परिवार वालों की मदद कर सकते हैं, अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। हिम्मत हिम्मत हारनी, नेवर गिव अप, ये तो अपना रखना ही है। बिल्कुल बिल्कुल, डेफिनेटली। और मेरी भी यही कोशिश है मधु जी कि इन कहानियों को जो कहीं ना कहीं छुपी हुई हैं, जो बहुत ही बिल्कुल। ज़्यादा इंस्पायरिंग है, वो मैं लेके आऊँ लोगों के बीच में और हम सुने इससे और कुछ सीखें, कुछ जागृत हो, कुछ इंस्पायर हो। थैंक यू सो मच और हमारे साथ जुड़ने के लिए थैंक यू। आज हमारे बीच आने के लिए थैंक यू। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।